हेलो दोस्तों, ऑडियो कथा में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की कुछ जानी मानी और मशहूर किताबें उनके ऑडियो विजुअल्स के साथ। तो बस सोते समय कान में हेडफोन्स लगाए और तैयार हो जाए कथाओं की दुनिया में खोने के लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर की कथा। यह किताब दुनिया की अब तक की सबसे मशहूर उपन्यासों में से एक है। हैरी पॉटर इस श्रृंखला में कुल 7 किताबें हैं जो बड़ी मशहूर है और इन्हें J.K. रोलिंग नामक एक ब्रिटिश लेखिका ने लिखा है। तो शुरू करते हैं एक रहस्यमय जादुई सफर हैरी पॉटर और पारस पत्थर के साथ। अध्याय 7, बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वह काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार यह आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैकगोनागल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहाँ से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रिंगॉट की तरह यहाँ भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियाँ उनके सामने थी। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे, पर प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गई, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने पास पास खड़े नहीं हुए होते जितने पास वे इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्द ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठे, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस ही हॉगवर्ट्स में आपकी परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में ही अपना खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल है, जिनके नाम हैं गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नाग शक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस से पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज़्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है आप जिस हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतज़ार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चोगे पर रुकी, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन के नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। कृपया शांति से इंतजार करें। वे कमरे से चली गई। हैरी ने थूक निगला। हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? उसने रॉन से पूछा। मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था कि इसमें बहुत दर्द होता है, और मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वह भी पूरे स्कूल के सामने। परंतु उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। यह कदम रखते ही उसे ऐसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सभी डरे हुए थे। कोई भी ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेज़ी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे न जाने कौन से मंत्र का इस्तेमाल करना होगा।
हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वह कभी इतना ज़्यादा नहीं घबराया था, कभी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वर्नॉन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसने न जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पे जमी हुई थी। किसी भी पल प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आ सकती थी और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थी। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण वह हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे चीखे, क्या बेवकूफ़ी है। उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। लगभग 20 भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए। मोती की तरह सफ़ेद और कुछ हद तक पारदर्शी, यह भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे। सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूँगा कि माफ़ करो और भूल जाओ। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हम अपने पीप्स को वे सारे मौके नहीं दे दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे? वह हम सबका नाम बदनाम करता है और आप तो जानते हैं कि वह सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुलूबंद और चुस्त कपड़े पहना एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था। किसी ने जवाब नहीं दिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउस के लिए चुना जाने वाला है। कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज़ आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैकगोनागल लौट आई थी। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए चले गए। आप लोग लाइन बना ले, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, और मेरे पीछे आए। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए। लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे। वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजे से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ हजारों मोमबत्तियाँ जल रही थी जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थी जहाँ बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहाँ टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले गई ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहे और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहे। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी, इस पर जादू किया गया है ताकि यह बाहर के आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास इस किताब में मैंने ये पढ़ा है। यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रखी थी जिसकी नोक उभरी हुई थी। यह टोपी फटी थी, गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पेटूनिया आंटी ने इसे अपने घर में नहीं घुसने दिया होता। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकालकर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना अब काबू से बाहर हो चुकी थी। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसीलिए वह भी उसकी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई जैसे यह उसका मुंह हो और फिर टोपी ने गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आँखों पर मत करो यकीन।
मुझसे ज़्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी, चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या ज़मीन। चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या फिर टोपियाँ रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी, उन सब से मैं हूँ ज़्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छुपा, बोलती टोपी सब देख सकती है, यह मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए, सचमुच जान लो। तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेर दिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को और उसे अलग करते हैं। तुम जा सकते हो मेहनत कश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनत कश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरह के लोग बाग। या शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हैं, जहाँ आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। या यह चालाक लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो ज़रा भी, तुम सुरक्षित हाथों में हो। हालांकि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद कर दिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और फिर चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहनना है, रॉन ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। मैं फ्रेड को जान से मार डालूंगा, वह कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से लाख गुना अच्छा था, परंतु वह सोच रहा था कि काश वह अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे नहीं देख रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि न तो वो बहादुर है, न ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता। प्रोफेसर मैगोनिकल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ी। जब मैं आपका नाम बोलूं, तब आप आगे आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके, उन्होंने कहा। हन्ना एबॉट। गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने आ गई और फिर वह स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनत कश। जब हन्ना दाहिनी तरफ के मेहनत कश के टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हन्ना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स। मेहनत कश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हन्ना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बूट। चील घात। इस बार बाई तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाजें आई। टेरी के पास आने पर चिलघात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी ब्रोकलहस्ट भी चिलघात में गई, परंतु लेवेंडर ब्राउन पहली नई गरुड़द्वारी बनी और सबसे बाई तरफ के टेबल पर खुशी का शोर उठा। हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वा भाई सीटी बजा रहे थे। मिलीसेंट बुलस्ट्रोट पहली नाग शक्ति बनी। शायद नाग शक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से यह हैरी की कल्पना हो, परंतु उसके मन में यह विचार आया कि नाग शक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे याद था कि उसके पुराने स्कूल में खेलकूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिरी में चुना जाता था, इसीलिए नहीं क्योंकि वह अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने यह नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे। जस्टिन फिंच फ्लेचली। मेहनतकश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तत्काल चिल्ला देती है, परंतु कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है।
सीमन फिनिगन ने, जो लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेड जैसे भूरे बालों वाला लड़का था, स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़ द्वार के लिए चुन लिया। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़ द्वार, टोपी चिल्लाई। रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। क्या होगा अगर उसे चुना ही न जाए? क्या होगा अगर वह टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैगोनिगल उसके सिर से टोपी हटाकर कहे कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए। जब मेंढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्ग बॉटम का नाम लिया गया तो वह स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में बहुत समय लगा। जब यह आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार, तो नेविल इसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारों के बीच वह वापस लौटा और उसने टोपी मोरॉग मैगडल को दे दी। जब मैल्फॉय का नाम पुकारा गया तो वह अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वह चीख पड़ी, नाक शक्ति। मैल्फॉय अपने दोस्तों क्रैब और गोयल के पास बैठने चला गया। वह बहुत खुश दिख रहा था। अब ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसंस, फिर जुड़वा बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्या कहा पॉटर? हैरी पॉटर? हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिरने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वह यह था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। अगले पल वह टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वह इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज़ ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काफ़ी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और है भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। यह बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूँ? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नाक शक्ति नहीं, नाक शक्ति नहीं। नाक शक्ति नहीं? धीमी आवाज़ ने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाक शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं? ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोला था। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़ द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नाक शक्ति में न जाने पर उसे इतनी राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया, जबकि वीजली बंधु चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वह पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बात थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। वह अब ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैग्रिड? हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी जवाब में मुस्कुराया और वहाँ ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी ने उन्हें तत्काल पहचान लिया क्योंकि वह ट्रेन में चॉकलेट में मेंढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। डम्बलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थी जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्विरेल यानी उसे घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिनसे वह रिश्ते कढ़ाई में मिल चुका था। बड़ी बैंगनी पगड़ी में वे बहुत अजीब दिख रहे थे। और अब
चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। लिसा टर्पिन चीलघात में गई और फिर रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध ली और एक सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़ द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी में धम्म से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाई। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेच जैबिनी को नाग शक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी उठाकर ले गई। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर ध्यान आया कि वह कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू के पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत चुकी थी। तभी एल्बस डम्बलडोर खड़े हुए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थी, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, और यह रहे वे शब्द, उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाई। हैरी की समझ में नहीं आया कि हंसना चाहिए या नहीं। क्या वे थोड़े से पागल हैं? हैरी ने पर्सी से दुविधा में पूछा। पागल? पर्सी ने गर्व से कहा। वे जीनियस है, दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े खिसके हुए जरूर है। आलू लोगे, हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें अब भोजन से भरी हुई थी। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थी। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स और लैम्ब चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, परंतु उसे उसकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता था। हैरी को जो चीज़ सचमुच में चाहिए होती थी उसे डर्टली हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वह बीमार ही क्यों न पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले ली और खाने पर टूट पड़ा। सब चीज़ें बहुत स्वादिष्ट थी। देखकर अच्छा लगता है, गुलबंद बहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपनी स्टिंग काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कमी अखरती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना परिचय दिया है। सर निकोलस डे मिम्सी, पॉर्पिट गटन, गरुड़ द्वार टावर का भूत। मैं जानता हूँ आप कौन हैं, रॉन ने अचानक कहा। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप लगभग सिरकटे निक है। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे सर निकोलस डे मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने थोड़ा तनकर कहा, परंतु रेत जैसे बाल वाला सिमन फिनिगन बीच में बोल पड़ा। लगभग सिरकटे? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वे उसे ले जाना चाहते थे। इस तरह, उसने छिड़ते हुए कहा। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे झटक दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और कंधों पर गिर गया, मानो यह किसी कब्जे पर झूल रहा हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, परंतु उससे यह काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिरकटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़ द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कब जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना अब मुश्किल होता जा रहा है। वह नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति के टेबल की तरफ देखा। वहां पर एक भयानक भूत बैठा था जिसकी घुड़ती आंखें भावहीन थी, चेहरा दुबला दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे।
हैरी को देखकर खुशी हुई कि वह भूत मैलफॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमन ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी नहीं पूछा, लगभग सिरकटनिक ने नजाकत से कहा। जब सब ने भरपेट खाना खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह चमकने लगी। एक पल बाद पुडिंग सामने आ गई। हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लेयर्स और जैम डोनट्स, स्पंज केक, स्ट्रॉबेरीज, जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मोगलू है और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। यह सुनकर उनके तो होश उड़ गए। बाकी लोग हंसने लगे। और तुम नेविल? रॉन ने कहा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मोगलू था। एल्गी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर ले। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैकपूल पायर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनिड दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बट जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछलकर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी, और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआती में तुम्हें थोड़ी चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीज़ें। हैरी के शरीर में अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल प्रोफेसर डम्बलडोर से बातें कर रही थी। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरेल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। यह एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरेल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक चला गया, परंतु टीचर की नज़रों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। यह एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरल से बात करने वाले टीचर कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी नहीं कि क्विरल इतने घबराए हुए हैं क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु वे यह विषय नहीं पढ़ाना चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। और फिर अंत में पुडिंग्स भी गायब हो गई और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे यह ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा।
डंबलडोर की चमकती आंखें वीसली बंधुओं की दिशा में मुड़ गई। हमारे चौकीदार मिस्टर फ्लिच ने मुझसे कहने के लिए कहा कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वह मैडम हुच से संपर्क करे। और अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं है? उन्होंने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डंबलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है, क्योंकि आमतौर पर वे हमें एक कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, पर जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर है। मुझे लगता है कम से कम उन्हें हम प्रिफिट्स को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं और अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई थी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वह इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हो। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उड़ रही थी और सांप की तरह लहराते हुए शब्द में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन ले, डंबलडोर ने कहा, और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में यह शब्द गूंज उठे। हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स, हॉगी वॉटी हॉगवर्ट्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हो या छिले घुटनों वाले लड़के। हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा सा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और है मरी मक्खियाँ तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीज़ें, याद दिलाओ जो हम हैं भूल चुके। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग न पक जाए। हर एक ने यह गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीसली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाई और डंबलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आहा, संगीत, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय। अब आप यहाँ से चल दीजिए। गरुड़द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल रहे थे। वे लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर पर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, और परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और उसने ज़्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे यह देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजे से ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जांभई लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियाँ थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था कि अभी उन्हें कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी वे अचानक रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था, और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा। पिब्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसाकर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज में कहा। पिब्स, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाका जैसी आवाज हुई और कुटिल काली आंखों तथा चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया, जो हवा में पैर सिकुड़कर तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े था। वू, उसने बुरी सी खिलखिलाहट के साथ कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे, इली कितनी मजेदार बात है। वह अचानक उनकी तरफ झपटा
सब ने अपने सिर को झुका लिया। दूर हटो पीप्स, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीप्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वह सजावटी चिरभक्तों से टकराता हुआ गया। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीप से बचकर रहना पड़ेगा। खुद नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है। वह हम प्रीफेक्ट्स तक को नहीं सुनता। लो, हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपेट डेक्रोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें से घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गुरुद्वार के हॉल में पाया। यह गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सर्पिली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिर पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि टावर में पहुंच गए थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तर खोज लिए। 5 पलंग थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पायजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से हैरी से बुदबुदाकर कहा। दूर हटो स्टैबर्स, वो मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वह यह पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वह प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था, जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नाग शक्ति में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वह नाग शक्ति में नहीं जाना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतार कर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहाँ पर मैलफॉय दिखा, जो उसे पगड़ी में जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैलफॉय मूडी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और वह फिर से सो गया। जब वह अगले दिन जागा तो इस सपने को पूरी तरह भूल चुका था।